थोड़ी सी दूर से आ रही है। हाँ जी। थोड़ी सी दूर से आ रही है विमल जी। अच्छा, एक मिनट। अभी ठीक है? जी, बिल्कुल ठीक। धन्यवाद, आइए। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। और जैसा हम सब जानते हैं कि हम पास में टाउन किताब पढ़ रहे हैं, और कल हमने चैप्टर 11 शुरू किया था, 11वां चैप्टर। द बिग बुक रिटन बाय बिल एंड एडिटेड बाय द ग्रुप कॉन्शियस। द ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन एफर्ट आल्सो गिव्स द ग्रुप अ नेम एंड अ कॉन्साइज रिकवरी प्रोग्राम। द ट्वेल्थ तो तीन चीजें बताई थी: एक किताब, एक फेलोशिप और एक प्रोग्राम। अल्कोहलिक्स अनोनिमस बनता है। और इसमें हमने कल पढ़ा कि किस तरह वो किताब से काम शुरू हुआ। शुरू नहीं हुआ अभी, लेकिन वो हैंक पी और बिल डब्ल्यू जुड़ गए हैं। थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, थोड़ा आपस में उसके ऑफिस में बैठने लगे हैं बिल डब्ल्यू। और वो नेशनल रबर मशीनरी और क्वा एंड फोले बंद हुई थी कंपनियां, तो वो कह रहे ब्लेसिंग इन डिस्टेंस थी। अब एंट्री हुई रूथ हॉक की, जो हैंक पी की फर्म थी, ऑनर डीलर्स, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। तो वहां पे रूथ हॉक की एंट्री हुई है। तो उसकी एंट्री के बाद क्या हो रहा है रूथॉक के बारे में, या उसके विचार के बारे में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज 191, सेकंड पैरा। Ruth had Ruth Hawk had no idea what she was getting into on a Monday morning that she walked into the owner dealer's office to apply for a job she had seen advertised. अब रूथ हॉक को ये अंदाजा नहीं था, जहां तक मुझे लगता है बिल डब्ल्यू और एमपी को भी अंदाजा नहीं था। रूथ हॉक को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, किस जगह पे जा रही है, और वहां क्या होने वाला है आगे जाके। और शी वॉज गेटिंग इन, किस चीज में वो घुस रही थी, वो उसे भी नहीं पता था। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट उसने देखी थी नौकरी की, उसके लिए वो आई थी ऑनर डीलर्स के ऑफिस में। आफ्टर अ ब्रीजी इंटरव्यू विद हैंक, she was pleasantly surprised to be hired to start work immediately at $25 a week, $3 more than she had previously earned. ब्रीजी इंटरव्यू यानी कि बड़ी तेजी से होने वाला। ब्रीजी, जल्दी जल्दी में किया, तेजी से किया, और उसके बाद हैंक ने उसको नौकरी पे रख लिया। तो शी वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, खुशी, बड़ी हैरानी हुई उसे कि मुझे नौकरी मिल भी गई इतनी जल्दी। थोड़ा सा इंटरव्यू हुआ और नौकरी मिल गई। और उससे भी खुशी ये हुई कि उसे $25 पर वीक मिले। पहले वो $22 मिल रहे थे उसको पहले काम में, तो अब $3 उससे ज्यादा मिल रहे थे पर वीक। तो वो भी खुश हुई। अब रूथ हॉक के शब्दों में, माई इमीडिएट इंप्रेशन ऑफ हैंक वॉज दैट ही हैड अ वाइब्रेंट पर्सनैलिटी। पहला जो देख के हैंक को या हैंक से बातचीत करके जो रूथ हॉक पे प्रभाव पड़ा, या उसे जो समझ में आया, वो ये था कि हैंक भी एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी था, जोश से भरा हुआ। उसकी जो पर्सनैलिटी थी, जो व्यक्तित्व था, वो जोश से भरा हुआ था, वाइब्रेंट। Ruth recalled that he was capable of strong likes and dislikes, that he seemed to be possessed of inexhaustible energy, and that he liked to make a decision, to make decisions. तीन चीजें, पहली चार चीजें उसने टोटल ऑब्जर्व की रूथ हॉक ने हैंक के बारे में, जहाँ हमें हैंक की पर्सनैलिटी की एक झलक मिल रही है। जो हम बार बार कहते हैं कि उसका बड़ा योगदान था, वो क्यों था। तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पहला तो उसने बताया कि बड़े जोश से भरा हुआ था। दूसरा, दैट ही वाज कैपेबल ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक। उसे बिल्कुल स्पष्ट था कि उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं था दिमाग में। उसको लाइक्स और डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद का बिल्कुल क्लैरिटी थी। किसी चीज को वो लाइक करता था तो करता था, डिसलाइक करता था तो करता था। फिर, दैट ही सीम टू बी पोजेस्ड ऑफ इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी, इनएग्जॉस्टिबल।
खत्म ना होने वाली, ऐसी ऊर्जा थी उसमें। मतलब इतनी ऊर्जा थी उसमें जो कभी खत्म ही नहीं होती थी, इतनी एनर्जी थी। एंड दैट इट लाइक टू मेक डिसीजंस। सबसे बड़ी बात, उसे डिसीजन लेना पसंद था, फैसले लेना पसंद था। तो ये चार आयाम उसकी पर्सनैलिटी के रूथ ने बताए हैं, हैंकी के। जो कुछ से भरा हुआ, एनर्जी खत्म नहीं होती उसकी, उसको पसंद ना पसंद का सब क्लियर था। और सबसे बड़ी बात, डिसीजन लेना आता था उसे, फैसले कर सकता था। एंड शी वाज राइट। हैंक वाज एज इम्पेशेंट एज बिल वाज पेशेंट। भाई, वो सही कह रही थी कि हैंक उतना इम्पेशेंट था, उतना अधीर होता था जितना कि बिल डब्ल्यू में धैर्य था। हालांकि हमने देखा है बिल की पर्सनैलिटी में भी, तो उसको भी कुछ काम करना होता था तो वो उसके पीछे पड़ जाता था, वो ठीक है। लेकिन अगर पूरा होने में समय लगता था तो वो अधीर नहीं होता था, वो इम्पेशेंट नहीं होता, लगा रहता था उसमें। लेकिन हैंक भी इम्पेशेंट हो जाता था। प्रेजेंटली बिल केम इन एंड रूथ्स फर्स्ट इंप्रेशन वाज ऑफ क्वाइट वार्मथ। अब बिल जी आ गए, अब बिल बाबू जी आ गए वहाँ हैंकी के ऑफिस में। और रूथ ने देखा तो उसके बारे में बता रही है कि पहला इंप्रेशन क्या था। उसको देख के पहली चीज जो दिमाग में आई वो थी क्वाइट वार्मथ, गर्मजोशी। उसमें गर्मजोशी थी, सामने वाले से मिलने पे वो गर्मजोशी दिखाता है, वो भी क्वाइट यानी ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं, बड़ी शांति से गर्मजोशी से मिलता है। She saw a person of slow, deliberate decisions, and she suspected not much real interest in the service nation business. सर्विस स्टेशन बिजनेस, सॉरी। अब वो बिल डब्ल्यू की भी पर्सनैलिटी के बारे में बता रही है कि शी सॉ अ पर्सन ऑफ स्लो डेलिब्रेट डिसीजन। जहां हैप्पी के बारे में उसने कहा कि इम्पेशेंट था, उसको जल्दी जल्दी डिसीजन लेने होते थे। ये पसंद आ गया ये कर दो, ये ना पसंद है छोड़ दो, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने होते थे। लेकिन बिल डब्ल्यू के बारे में कहती है अ पर्सन ऑफ स्लो डेलिब्रेट डिसीजन, यानी आराम से सोच समझ के, चर्चा करके। डेलिब्रेशन का, यार डेलिब्रेट का एक मतलब होता है जानबूझ के, लेकिन यहाँ पे डेलिब्रेट का मतलब है बातचीत करके, चर्चा करके, उसके बाद डिसीजन लेता था। और ये हम देखते ही आ रहे हैं। तो शीशा पर्सन ऑफ स्लो डेलिब्रेट डिसीजन, आराम से सोच समझ के बातचीत करके तब डिसीजन लेता था। एंड शी सस्पेक्टेड नॉट मच रियल इंटरेस्ट इन द सर्विस स्टेशन बिजनेस। और उसको ये भी लगा कि इसको सर्विस स्टेशन के बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सर्विस स्टेशन के बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो शायद जुड़ गया है कि ठीक है काम नहीं है, तो वो जुड़ गया है साथ में, ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है उस काम में। तो ये दोनों की पर्सनैलिटी के बारे में अपने व्यूज रखे गुथॉक ने। हैंकी के बारे में उसका क्या इंप्रेशन था और बिल के बारे में क्या इंप्रेशन था। अब वो जैसे हमने पहली लाइन पढ़ी थी, रूथ ऑफ हैड नो आइडिया व्हाट शी वाज गेटिंग इनटू। उसे पता ही नहीं था कि वो किस जगह जा रही है, वहां क्या होगा, क्या होने वाला है। उसे तो नौकरी चाहिए थी। तो अब जो उसके सामने चीज आने लगी तो उसको और चीज समझ में आने लगी कि क्या हो रहा है। लेटर इन द डे व्हेन बिल हैड अ विजिटर, रूथ फाउंड हरसेल्फ ओवरहियरिंग fragments of an odd conversation. Drunken misery, miserable wife, drunk is a disease. तो फिर बाद में दिन में शाम को किसी टाइम पे जो है दिल से मिलने को आया उसी ऑफिस में। और रूथ को ना थोड़ी थोड़ी बातचीत सुनाई दी टुकड़ों में, फ्रेगमेंट ऑफ कन्वर्सेशन, टुकड़ों में बातचीत सुनाई दी। बड़ी अजीब सी और कन्वर्सेशन है, उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे थे, ड्रंकन मिजरी, पीने पे जो तकलीफें होती हैं, जो दुख होते हैं। मिजरेबल वाइफ, दुखी बीवी। ड्रंक इज अ डिजीज, पीना बीमारी है। ड्रंक नॉट ड्रिंक, ड्रंक यानी जो बंदा ड्रंक हो जाता है वो बीमारी है, उसमें हम ड्रंक ही बोलते थे। तो ये दो उसके कान में पड़ी। When she heard Bill and Hank roaring with laughter shortly afterward, she thought them rather hard-hearted.
अब हम क्या करते हैं, ये सारी बातें बोल के और कमरों में हम हंसते जोर जोर से, अपने ऊपर हंसते। आज उन चीजों को याद करके रखे या उनके बारे में बात कर करके जोर से हंसते। तो वही चीज उसने देखी कि पहले ये टुकड़ों में बातचीत सुनी, उसके बाद में उसने जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी, बिल और हैंक की जोर जोर से हंस रहे हैं। तो उसको लगा यार ये तो बड़े पत्थर दिल लोग हैं, हार्ड हार्टेड। एक तरफ तो मिजरेबल वाइफ की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो ड्रंकन मिजरी की बात कर रहे हैं, और फिर जोर जोर से हंस रहे हैं। तो बड़े पत्थर दिल लोग हैं ये, उनके मन में कोई दया कुछ नहीं है। बट द पे वॉज गुड एंड शी लाइक द मैन, सो शी डिसाइडेड टू स्टे। अब भाई पैसे मिल रहे हैं पहले से ज्यादा, और बंदों के बारे में उसने बता ही दिया कि उसके दोनों के बारे में क्या विचार थे। तो उसको लगा कि ठीक है यार, ये जो कर रहे हैं करने दो, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी तनख्वाह मिल रही है, अपना काम करना है। तो बंदे ठीक है ये, मुझे थोड़ी कुछ कह रहे हैं, अपना कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो मेन बात थी कि भाई पैसे भी मिल रहे हैं, जगह भी ठीक ठाक है, बंदे भी ठीक ठाक हैं, तो करते रहो काम यहाँ पे। A few days later, he was astonished to discover Bill Hank and a stranger kneeling at a desk in the private office and praying. अब ये चीज तो उसके लिए बड़ी बिल्कुल नई और झटका देने वाली थी ना, कि वो जो सरेंडर वाली प्रक्रिया जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से चली आ रही थी हमारे साथ, तो कुछ दिन बाद उसने देखा कि हैंक के प्राइवेट ऑफिस में बिल, हैंक और एक कोई नया व्यक्ति, कोई अजनबी जो है, घुटनों के बल बैठे हुए डेस्क के बगल में और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। अब उसको तो नई चीज थी, उसे कहाँ समझ आना था ये क्या हो रहा। तो वो एस्टोनिश्ड, बहुत हैरान परेशान हुई, तो ये क्या हो रहा है। अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इन बोथ एक्रोन एंड न्यूयॉर्क early members followed the Oxford group practice of kneeling together in prayer. This was apparently discontinued following the final break with Oxford group in 1939. तो इसमें वो बता रहे थे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, कि शुरू में जब तक ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़े हुए थे, तब तक वो वही उसी चीजों को पालन करते थे, वही प्रैक्टिस करते थे। जो घुटने पे जाना है, सरेंडर करना है, प्रेयर करना है, वो सारी चीजें वहां पे होती थी। लेकिन 1939 में जब पूरी तरह से अलग हो गए थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप से, एक्रोन, न्यूयॉर्क सब अलग हो गए थे, तब इस चीज को खत्म कर दिया गया था। फिर ये नहीं हुए थे, फिर बिग बुक आ गई, फिर वो स्टेप्स बन गए, तो ये चीज खत्म कर दी, डिसकंटिन्यू कर दी। Such behavior hardly seemed compatible with the earlier laughter and buoyant mood of the office. अब वो हैरान परेशान क्यों हुई, कि कहाँ तो वो सुन रही थी कि वो हंस, जोर जोर से हंस रहे थे, किसी दिन देखा उसने कि ये बात करके मिजरेबल वाइफ और ड्रंकन मिजरी, ये बातें करके जोर जोर से हंस रहे थे, और आज घुटने पे बैठ के तीन लोग अपने आप प्रेयर कर रहे हैं बड़ी सीरियसली, बड़ी गंभीरता से। तो ये व्यवहार जो उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तालमेल ही नहीं बैठ रहा था। उस दिन इतना हंस खेल रहे थे, आज इतना गंभीरता से घुटने के बल जाके प्रेयर कर रहे हैं, घुटने पे बैठ के। तो वो कोई तालमेल ही नहीं था पहले के बिहेवियर में और अब के बिहेवियर में, कोई कंपेटिबिलिटी नहीं थी। तो उसके लिए बड़ी ये नई और हैरान कर देने वाली चीज थी। बट एज द डेज wore on, Ruth said, I was pretty soon touched by everybody who came. अब जैसे जैसे वो समय आगे बढ़ता गया, वो काम करती गई रूथ, और वो अब अक्सर दिखने लगा उसको, आते हैं अजनबी लोग, नए लोग आते हैं, वहां पे ये सारा काम होता है, घुटने पे बैठते हैं, प्रेयर करते हैं, और क्या क्या करते हैं वो सब वो देख रही थी। तो फिर उसने कहा, जब कुछ दिन उसने ये सब देखा, आई वॉज प्रेटी सून टच्ड बाय एवरीबॉडी हु केम, कि जो भी व्यक्ति वहां पे आता था, फिर उसको देख के उसके मन में बड़ी करुणा सी आती थी, बड़े भावुक हो जाती थी, क्योंकि वो देख रही थी कि क्या हो क्या रहा है, उसको समझ आ रहा था। अब उसको समझ आना शुरू हो गया था कि यहाँ पे क्या होता है, क्या हो रहा है। तो वो जो भी नया बंदा आता था उसको देख के वो भावुक हो जाती थी, थोड़ी सी उसके मन में करुणा आती थी। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि आगे रूथ की कहानी है,
तो उसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आई, क्या उसका लाइफ थी, क्या फैमिली लाइफ थी, तो आगे बताया है, शादी बच्चे जो भी है वो सब आगे बताया है। तो ये हम कल शुरू करेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। तो रूथ ने जो एचपी के बारे में बताया, जो बिल के बारे में बताया, और उस ऑफिस में क्या होता था, वो देख के उसको क्या इम्प्रेशन आया, क्या सोच आई, वो सब आज हमने पढ़ा है। तो उसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। बाकी रूथ के बारे में हम कल पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद विमल जी। मैं समय व्यर्थ न करते हुए राजेश जी को बुलाना चाहूंगा। ये राजेश जी। जी, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए। और थैंक यू अनिल जी, एकदम आके मीटिंग को ओपन करना और वो जिम्मेवारी को समझना। थैंक यू। और थैंक यू सो मच विमल जी, वंडरफुली आपने जो वो 2-3 पैराग्राफ लिए और इतनी ही स्लो चले हम इस में चैप्टर 11 में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मतलब ये चैप्टर 11 मेरे को ये पूरी किताब में सबसे ज्यादा नजदीक है, क्योंकि इसमें हमारा प्रोग्राम जो है वो आने वाला है। आज भी हम बात करते हैं मीटिंग, सर्विस, फेलोशिप, प्रोग्राम, 4 चीजों को लेकर चलते हैं। और एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना है, सारी अपनी जगह ठीक है, मतलब पिलर बनाने हैं। इन द सेंस कि वो कंपेयर नहीं करना है कि ये मीटिंग नहीं करनी है, प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम नहीं करना है, सर्विस करनी है, सर्विस नहीं करनी है, फेलोशिपिंग करनी है। सारी चीजें इकट्ठी लेके चलनी है, और वो हमें अब यहाँ पर ये प्रकट हो रही है, रिवील हो रही है, बताया नहीं जा रहा है। जैसे विमल जी ने बोला, बुक, प्रोग्राम, फेलोशिप और साथ में स्ट्रक्चर, ये ये 3-4 चीजें यही उभर के आ रही है। गजब बात है भाई। अभी हमारी काउंटिंग अगर प्रॉपर काउंटिंग कर लोगे ना, तो 50 लोग हैं, 60 मान लो, बड़ा हद मारोगे, जो जो पी पूर भी रहे हैं, इन आउट भी हो रहे हैं, तो उनको भी गिन लोगे तो 60 मान लो, मोटे मोटे 60 लोगों में सोच देखो। हमारे तो कई ग्रुप हैं जिनमें 60-60 मेंबर है भाई। वो मतलब उन लोगों ने किस तरीके से काम करा है। हालांकि विजन फॉर यू लेसन में बिल ने जिक्र करा है इस घटना का। ये एक हम लोगों ने एक कंपनी बनाई थी, हॉनर डीलर कंपनी। ये पॉलिश बेचते थे, मतलब वो मोटर पार्ट की पॉलिश और भी सामान बेचने के लिए इसने हैंक पी ने कंपनी बनाई। एक वो सेक्रेटरी की जरूरत पड़ी, लड़की की जरूरत पड़ी। अब ये कोई ए के लिए नहीं लड़की रख रहे हैं। देखो डिवाइन पावर काम कर रही है ना, कि हैंक हैंक पी मतलब मालिक है, बिल और फिट्स फिट्स मायो, ये 2 बंदे काम कर रहे हैं यहाँ पर। और लिखा भी है उन्होंने कि ये 10 लोगों के 2 आदमी पता नहीं कितने आदमियों के बराबर काम करते थे, इतना इनके अंदर एनर्जी थी। इस प्रकार से जो घटना का जिक्र भी है। यार शायद विजन फॉर यू में है या एम्प्लॉयर में है, चलो वो तो देख लेंगे जी। अब ओनर डीलर कंपनी जो थी, इसका इसमें एक लड़की की जरूरत पड़ी, एक सेक्रेटरी की, और उसे नौकरी पे बुला लिया भाई साहब, वो इंटरव्यू करा। अब देखो जी, ऐसी भाई बिल को अब तक हम कैसे देख रहे थे, बहुत ही मतलब एक जोशीला आदमी, बहुत ही एक्टिव आदमी, बहुत ही अलग तरीके का, जो सोच लिया वो करने वाला आदमी। और डॉक्टर बॉब को कैसे देख रहे हैं, एक शांत, एक सभ्य, एक बाकी चीजें। वो भाई साहब उससे ज्यादा भी एक एनर्जेटिक आदमी सामने आ गया, और वो तो है। और बिल्कुल सही सेंटेंस, वाइब्रेंट पर्सनालिटी, मतलब क्या जोश बंदे में। उसे पता, मतलब ये नहीं कि मुंह पे नहीं बोलना है, लाइक डिसलाइक, जब वो अड़ता है ना, जब वो अड़ पड़ा भाई साहब, बोर्ड के एक आदमी की नहीं चलने दी उसने। कितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां हैं जी, पर्सनालिटियां वर्ड के इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिक रिचर्डसन, फ्रैंक मोज, जॉन बोर्ड अटॉर्नी है भाई साहब। और इस इलाके में, एकरॉन और न्यूयॉर्क वाले इलाके में, उस आदमी के आगे बोलता कोई नहीं है, और सबके मुंह बंद कर दिए उसने। बड़े बड़े जितने दिग्गज थे हमारे साथ जुड़े हुए, बोला या तो पैसे लेकर आओ, या फिर मतलब नहीं। और बिल को भी समझाने में कामयाब रहा भाई, 1 रुपया नहीं देते ये लाके, काहे के ट्रस्टी और काहे के तूने डी रॉकफेलर के एसोसिएट। मतलब इस प्रकार की पर्सनालिटी, लाइक डिसलाइक का पता बंदे को। और सबसे बड़ी बात,
तुरंत डिसीजन। अब ये गलती है भाई साहब। ये एक कि मैं क्या है, एक तो ये भी है कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी, लेकिन ये तुरंत डिसीजन, ये हम लोगों को मार देता है। ये जो तुरंत डिसीजन है ना, ये हम लोगों के लिए नहीं बना है। शराबियों के लिए तुरंत डिसीजन जैसा शब्द ही नहीं। वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस को छोड़ देते हैं, आज वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस की बात नहीं करते हैं। आज देखते हैं हम डिसीजन कैसे लेते हैं, बिल ने कैसे क्या कैसे लिख के गया हम लोगों को कि डिसीजन कैसे लेते हैं। डेलिब्रेटिंग, डिबेट, वोटिंग से पहले सबस्टेशनल अनानामिटी, अनानामिटी में सर्वसहमति के करीब पहुंचना, फिर माइनॉरिटी की सुनना, फिर वोटिंग में जाना। गजब बात है। ये हमारे स्ट्रक्चर का ये नियम है जी। ये कोई मैं अपनी तरफ से शब्दों को नहीं डाल रहा हूं कि किसी भी मुद्दे को उसको प्रस्तुत करना, उसके ऊपर पूरी डिबेट करना, या डिस्कशन वर्ड नहीं है, डिबेट है। डिस्कशन, डिबेट, कुछ भी वर्ड लगा लो, फिर उसके बाद सबस्टेशन अनानामिटी, सर्वसहमति की तरफ उसको मोड़ के लेना। फिर जो बंदे नहीं उस डिसीजन के साथ सहमत हो रहे हैं, उनको माइनॉरिटी में रख के उनकी आवाज को सुनना, फिर वोटिंग पे जाना। 2/3 सबस्टेशनल एनोनिमिटी लेते हैं हम। 2/3 मतलब 66% आदमी अगर हाँ कह रहे हैं तो हम उसे सर्वसहमति मानते हैं, उस डिसीजन को हम पारित करते हैं। तो ये कहां से निकल के आए? अब देखो, हैंक को कह रहे इम्पेशंस और बिल को कह रहे पेशेंस। और इससे पहले या लिटरेचर में ज्यादा ही ऐसे सेंटेंस आपको बिल से कंपेयर करते हुए मिलेगा नहीं कभी, कि जी बिल इतना पेशेंस था। ना 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 ना। जब डॉक्टर बॉब से कंपेयर करेंगे, डॉक्टर बॉब कह रहा है बिल को कीप इट सिंपल, जिस वर्ड को हम इतना यूज करते हैं, और उसने लिखा है यार कहीं बिगाड़ मत दियो भाई। मरते टाइम के शब्द हैं डॉक्टर बॉब के। 2 दिन में डेथ हो गई थी उनकी, और उन्होंने क्या बोला था, कीप इट सिंपल रखियो बिल, मत होच पोच मत कर दियो कहीं जल्दबाजी में, कहीं बाकी चीजों में। तो एक्सपीरियंस को, इसलिए बिल को क्या बोलते हैं हम, विजनरी। वो व्यक्ति जिसने कोई भी कार्य करा हो और उसमें कभी भी गड़बड़ हुई हो, उसने उसे प्रिंसिपल के रूप में एक को छोड़ दिया और एक को एक्सेप्ट कर लिया, और वो चीजें जो है वो 36 प्रिंसिपल के रूप में हम लोगों को लाकर दी। अब ये सारी की सारी, अब उस लड़की को नौकरी तो कर ली, अच्छा $3 भी ज्यादा मिल रहे हैं, पिछली नौकरी जो थी उसे $3 ज्यादा मिल रहे हैं, उसने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, जो हो गया, नौकरी पे तो रख ली, वो ज्यादा है उसका $3। अब मिलेगी कहाँ तनख्वाह? शराब में जो तनख्वाह मिलने वाली है, और ये ऑनर डीलर वाला ऑफिस तो बंद होने वाला है। अब इसे जो फ्रॉड शेयर होंगे ना वो मिलेंगे बेचारी को। बड़े मतलब यार, गजे भी। और ये भी ऐसी लड़की मिल गई, एक तो कुंवारी थी इस टाइम तक, और दूसरी चीज और है कि मतलब इतनी, जैसे होता है ना आदमी वो बच्चे से होते हैं, और मतलब बिजली, वो मिल गई। ये किताब जो बिजबुक है ना, ये पूरी की पूरी इसके अपने हाथ से कोरोना नामक प्रिंटर पे, प्रिंटर नहीं सॉरी, वो क्या बोलते हैं उसको, टाइपराइटर, टाइपराइटर पे टाइप हुई है, हाथों से करी है, और बड़े लेटर इसने शराबियों को अपने हाथों से लिखे। अब चीजें क्या, नए नए सेंटेंस आने चालू हो गए। अब दो शराबी बैठे होते हैं तो क्या बातें चलती हैं। अब वो ड्रंकन मिजरी, कितनी पीड़ा है, मिजरेबल भाई, ड्रंक इज ए डिजीज, पेशाब हो गया, वहां लेट के वहां हो गया, और क्या होता है ना हमारी मीटिंगों में, पहले तो बड़ा सीरियसनेस थी, फिर वो बंदा खुद ही कह रहा है यार मेरे से रात पेशाब हो गया, और मैंने क्या करा, जग पानी का उठाया और गद्दे पे डाल दिया, और गद्दे पे डाला, और वाइफ चिल्लाई कि ओ भैया मैंने देख लिया था तेरे से 3 बजे सुबह पेशाब हो गया है, अब ये गद्दा तेरे सिर पे रखकर और चौथी मंजिल पर मैं आज सुकवाऊंगी। और फिर वो हंसेगे सारे साथ में हंसते। अच्छा, ये जैक एलेक्जेंडर को भी बड़ा अजीब लगा था, ये फ्रैंक कोमोस को भी बड़ा अजीब लगे थे ये सेंटेंस, कि यार ये कैसे हंस कैसे सकते हैं ये लोग अपनी बदतमीजी पे, अपनी दुर्गति पे, गटर में गिर गया, कोई हंसने वाली बात है? हमें हंसी आती है भाई, वो पुराने टाइम है को याद करते हुए। अब इस लड़की को बड़ा ऑर्डर है, लेकिन नेक्स्ट डे जो इसने देखा, पहले तो डर गई है, पहले तो इसने देखा, और एज विल सीज इट में भी वो कहानी को भी हम लोगों ने लिया था, शायद एज विल सीज इट में था, जहां पर वो एकदम झटके से ऑफिस के अंदर आई, तो एक वो बंदा घुटनों के बल, और वो प्रिय प्रार्थना हो रही है,
तो पहले तो उस लड़की को ये एहसास हुआ था कि ये पैसे लेने, मतलब जैसे वो अब अच्छा व्यापार कर रहे हैं, मेरा ऑफिस है, एक आदमी जो है घुटनों के बल बिठा रखा हो तो आदमी क्या सोचेगा कि पैसे निकलवाने के लिए पार्टी बैठा रखी है भाई साहब, उसे कहाँ समझ में आ रहा। लेकिन यार उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये लोग लाउड प्रेयर करवा रहे हैं, या उस तरीके से ये जो हमारी अपर रूम वाली प्रथा है उसका जिक्र कर रहे हैं ये लोग कि घुटनों के बल जाके। अब ये निकली कैसे यहाँ से जी, ये घुटनों के बल जाने की प्रथा कैसे निकली? ये निकली तीसरा, सातवां और 11वां कदम। जब बिल ने रफ ड्राफ्ट तैयार कर दिया, बुक बनने वाली लगी, तो 1939 में जब गंभीर चर्चा हुई तो एक तो गॉड शब्द, गॉड हैज बी अंडरस्टूड हिम, हायर पावर, और सातवें कदम में जो खास कर था कि घुटनों के बल जाके विनम्रता से हमने जो है वो उन कामों को करना है, इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो सारे के सारे हटे, और ये प्रथाएं भी धीरे धीरे हटनी शुरू हुई। बिल्कुल एक स्टेप में था कि घुटनों के बल जाके हम लोगों ने प्रार्थना करनी है। तीसरे, सातवें और 11वें कदम में, और दूसरे में भी था, दूसरा, तीसरा, सातवां और 11वां, इन कदमों में जो है वो एक सेंटेंस ये हटा कि घुटनों के बल जाकर प्रार्थना नहीं करनी, मतलब पूरा सेंटेंस ही हटा दिया। और गॉड की जगह गॉड हैज बी अंडरस्टूड हिम, हायर पावर, इस प्रकार के शब्दों को जब हम लेकर आए तो और विस्तार हुआ। लेकिन ये विस्तार कब हुआ? डेलिब्रेशन, डिबेट, सबस्टेशन एनोनिमिटी, माइनॉरिटी की सुनना, उसके बाद वोटिंग, उसके बाद डिसीजन, तब जाकर हम लोगों के पास एक क्रीम प्रोग्राम, जो आज हम बोलते हैं ना कि हमारे प्रोग्राम को हर एक संस्था उठा के अपना लेती है भाई साहब, अपनी संस्था का नाम लगा के, और कुछ नहीं यूज करती, तब ये प्रोग्राम इस कारण बना है। तो आज हमें छोटी छोटी घटनाओं का पता लग रहा है कि किस प्रकार से ये चेंजेस जो है वो आए। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी।